हेलो एंड डियर पेरेंट्स, आप लोगों में से कई पेरेंट्स का डिमांड होता है कि बच्चों का बिहेवियर उनको कैसे कंट्रोल करें, बट स्पेशली क्योंकि आज की डेट में बच्चों में बहुत सारे टेंट्रम्स होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को कैसे डील करना उस बिहेवियर से नहीं पता। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ बुक जिसका नाम है द होल ब्रेन चाइल्ड, जो कि बहुत अच्छी बुक है। जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए उस बुक को, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेयर द एंटायर बुक। सो आई हैव कम विद अ कंसेप्ट कि मैंने बुक्स को माइंड मैप्स के फॉर्म में डेवलप किया है। मतलब बुक को इस तरीके से डेवलप किया है कि आपको उसको समझना आसान होगा और सिर्फ छोटे छोटे टेम्पलेट्स में मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि क्या बुक का जीस्ट है। दोज हु वांट टू गो इनटू द डिटेल दे कैन डेफिनेटली गो थ्रू द बुक, लेकिन यदि आपको सिर्फ वो कंसेप्ट समझना है जो बुक में दे रखा है, 12 स्ट्रेटजीज़ हैं, तो भी आप जब ये इन वीडियोस के थ्रू देखेंगे तो भी आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी एक वीडियो में सारी स्ट्रेटजीज़ को, पूरी 12 स्ट्रेटजीज़ को ले पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसको मैं पार्ट में करूँगा। लेकिन आप इस सीरीज़ को प्रॉपर देखते रहिए, सो डेफिनेटली आपको आपके बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड मैक्सिमम आंसर मिल जाएंगे। आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस। सो ये बुक जो होता है वो एक स्टोरी से शुरू होता है। बच्चे का नाम होता है केटी, जो कि एक अच्छा बच्चा है जिसको स्कूल जाना पसंद है। ऑल ऑफ सडन वो बीमार पड़ जाता है बच्चा, और उसके बाद में जो है वो बच्चे को स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती। तो जब इलनेस कोई बहुत लंबा नहीं था, शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए बच्चा बीमार रहता है, लेकिन उसके बाद में बच्चे जो है वो जब दोबारा स्कूल जाने का नौबत आता है तो वो अपने पेरेंट्स को रजिस्ट करना शुरू कर देता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। पेरेंट्स कोशिश भी करते हैं, उसको काफ़ी हद तक इधर उधर ले जाते हैं। जब भी स्कूल ले जाते हैं बच्चा रोता है, एकदम से जो है वो रोना शुरू कर देता है, बट पेरेंट्स उसको शुरू में तो पेरेंट्स ने काफ़ी इंसिस्ट करके उसको स्कूल छोड़ा, बट द थिंग्स समय के साथ में चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती गई। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ अ केटी, और आई एम श्योर कि आप लोगों में से काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ों को अपने साथ में रिलेट कर पाते हैं। अब हम थोड़ा बहुत समझते हैं कि क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ में। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, थोड़ा सा हम साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, आप सब लोगों को मालूम है, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और ये दो ब्रेन जो हैं वो अपने आप में दोनों एनाटॉमिकली तो अलग हैं ही, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों के फंक्शंस भी अलग हैं। जो लेफ़्ट साइड ऑफ ब्रेन होता है उसका थिंकिंग प्रोसेस होता है बेसिकली लॉजिकल। तो हमारे जितने लॉजिकल थिंकिंग होते हैं वो लेफ़्ट ब्रेन से निकलता है। वो लिटरल होता है, लिंग्विस्टिक होता है, जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दैट कम्स आउट फ्रॉम द लेफ़्ट ब्रेन, और लीनियर होता है, चीज़ों को ऑर्डर में जमाना। जबकि राइट साइड ऑफ ब्रेन इज़ सपोज टू बी मोर इमोशनल, ज़्यादा हॉलिस्टिक होता है, नॉन वर्बल होता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये वो पार्ट ऑफ ब्रेन होता है जो कि शब्दों से ज़्यादा लोगों के अपीयरेंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे भरोसा करता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज इमोशनल सॉर्ट ऑफ ब्रेन। तो हम लोगों में से भी कई ऐसे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ होते हैं जो कि ज़्यादा रेशनल होते हैं। तो अब हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जिसका जो ज़्यादा इमोशनल होता है वो उसका राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जो ज़्यादा रेशनल होता है उसका लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है। देर आर सम फाइबर्स, ये आप बीच में देख रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं इन फाइबर्स को, जो कि इन दोनों ब्रेन को जो है वो इंटीग्रेट करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। एक बच्चा इमोशनली स्टेबल रहे, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी बच्चे के लिए इमोशनल स्टेबल होना। तो एक बच्चा इमोशनली स्टेबल रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये इन दोनों ब्रेन के बीच में हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन बना रहे। ये आप वर्ड देखेंगे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। So this is very important for a child to be horizontally integrated to become emotionally stable. शुरू के 3 साल जो है, जब तक बच्चा का वर्बल एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं होता, डेफिनेटली बच्चा राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, लेकिन उसके बाद में जो है ये प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी का लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेटेड है
तो बेसिकली वो एक तरीके इमोशनल डेजर्ट में रहता है। इमोशनल डेजर्ट मतलब कि बच्चा जो है वो जिसको कई बार पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं कि तेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है क्या, या तू कोई चीज़ों को हमारे इमोशंस को नहीं समझता। सो द चाइल्ड इज़ लाइक लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट। यदि किसी का राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है तो उसके अंदर इमोशनल सुनामी होती है, मतलब उसके अंदर दिन भर छोटी छोटी सी बातों पे जो है वो बच्चा माइंड कर जाता है। किसी ने क्लास में कुछ बोल दिया तो वो बच्चा एकदम से परेशान हो जाता है। तो उसको हम इस तरीके से समझा जाए कि उसका जो बेसिकली राइट ब्रेन होता है वो डोमिनेंट होता है। अब हम देखें कि यदि कोई बच्चा, इफ़ अ चाइल्ड इज़ इन मिडिल ऑफ अ केओस, उसको किसी चीज़ का बुरा लग गया, उसको घर में किसी ने डांट दिया, और यदि जो है वो एकदम से रोने लगा, बच्चे ने टेंट्रम्स थ्रो किया, विच इज़ वेरी कॉमन, तो आपका जो टिपिकल रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है। सपोज़ यदि बच्चे कहीं से आया, बच्चा खेलने गया था बाहर और एकदम से रोता हुआ आया, तो व्हाट इज़ योर टिपिकल रिस्पॉन्स कि डोंट वरी, देयर इज़ नथिंग टू अफ्रेड, चिंता मत कर, डरने की कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, जस्ट वी विल फिक्स इट, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, हम जैसा भी होगा हम मैनेज करेंगे। देयर इज़ नो रीज़न टू क्राई, लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। यदि कोई बच्चा किसी खेल में हार जाता है और रोने लगता है तो हम उसको समझाते हैं कि रोने का कोई रीज़न नहीं है, एंड टू लूज़ इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। सो ये बेसिकली हमारा टिपिकल रिस्पॉन्स हमेशा ये होता है कि हम लोग लेफ़्ट ब्रेन से बच्चे को लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बच्चे को जो है वो बिहेव करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए राइट ब्रेन का रिस्पॉन्स क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पेरेंट्स भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि यदि बच्चा रोता है तो पेरेंट्स भी साथ में रोना चालू कर देते हैं, या बच्चा कम परेशान होता है, पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं। ये दिस इज़ कॉल्ड एज राइट ब्रेन रिस्पॉन्स। या कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि आई विल कम टू स्कूल एंड टॉक टू एवरीवन, मैं स्कूल आऊँगी और सबसे बात करूँगी। और कई पेरेंट्स जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, घर पे जगह आप लोगों ने कई बार ये भी देखा होगा कि जब दो बच्चे आपस में लड़ते हैं तो पेरेंट्स बीच में आते हैं, वो खुद आपस में लड़ने लगते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज राइट ब्रेन रिस्पॉन्स। बजाय बच्चों को समझाने के पेरेंट्स आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ये पेरेंट्स का बेसिकली राइट ब्रेन रिस्पॉन्स है। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच का जो है वो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अब हम एक और स्टोरी देखते हैं, ये भी इसी बुक में स्टोरी है। वो टीना के सन की स्टोरी है कि बच्चा जो है वो आधी रात को उठ गया और बच्चे ने सबसे पहले जो है वो डिमांड किया कि आप कभी भी रात को मेरे लिए कोई नोट छोड़ के नहीं जाते हो। मतलब कि दिस इज़ समथिंग जो कि मोस्ट इरेशनल डिमांड होती है कि बच्चे ने बोला कि जब मैं सोता हूँ तो आप मेरे लिए कोई बहुत अच्छे सा ऐसा नोट छोड़ के नहीं जाते हो। मैं जब रात में उठता हूँ तो मुझे ऐसा कोई नोट नहीं मिलता कि मुझे लगता हो कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं। फिर बच्चे ने एक बार बोला कि वाई माई बर्थडे इज़ 10 months अवे। हमको भी कई बार बच्चे इस तरह की डिमांड करते हैं कि क्यों मेरा बर्थडे इतना लंबा टाइम है, क्यों मेरे बर्थडे में अभी इतना लंबा टाइम है। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि आई हेट माई होमवर्क, मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं है। सो दिस इज़ अ टिपिकल इमोशनल स्टॉर्म जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बच्चे इस तरीके से बातें करते हैं। एंड व्हाट इज़ आवर टिपिकल रिस्पॉन्स। यदि सपोज ऐसा बच्चे ने बोला कि आप मेरे लिए कोई रात में ऐसा कोई आपने कोई नोट नहीं छोड़ा जिसको मैं पढ़ के मैं रात में उठूँ, तो हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, हम आपसे इक्वली प्यार करते हैं। वाई माई बर्थडे इज़ 10 months अवे। तो हम बच्चे को बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आपका बर्थडे पास हो जाए। या यदि बच्चा बोलता है कि आई हेट माई होमवर्क, तो हम टिपिकल रिस्पॉन्स यही होता है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि होमवर्क तो सबको करना ही पड़ता है। सो दिस आर सिचुएशंस जिसमें कि पेरेंट्स अक्सर फंसते हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटजी जो बुक में बताई है, आप उसको अच्छे से समझो, इज़ टू कनेक्ट विद द राइट एंड रीडायरेक्ट विद द लेफ्ट। और हम लोग जो गलती कर रहे थे, मैं अभी तक ये बता रहा था कि व्हाट इज़ आवर टिपिकल रिस्पॉन्स। आवर टिपिकल रिस्पॉन्स इज़ वी ट्राई टू कनेक्ट विद द लेफ्ट।
लेकिन बच्चे का राइट ब्रेन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, यदि आपका बच्चा, इफ़ योर चाइल्ड इज़ इन द मिडिल ऑफ अ केओस, यदि आपके बच्चा को अच्छा फील नहीं हो रहा है, सो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ टू एक्नॉलेज द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड। मतलब आप अपने राइट ब्रेन से बच्चे के राइट ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं, एंड यू शुड से इट इज़ ओके टू बी सेड। आप ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्नॉलेज द फीलिंग। सो द फर्स्ट थिंग विच यू शुड से इज़ इट इज़ ओके टू बी सेड। ये दिस इज़ वन थिंग जो कि प्रैक्टिस की बात है, हम लोगों को हमारी प्रैक्टिस में नहीं होता है, इसलिए हम बच्चे को सीधे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो सोच रहा है वो गलत है, या हम सीधे बच्चे को सही या गलत बोलने की कोशिश करते हैं। बट यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सबसे पहले आप अपने राइट ब्रेन से बच्चे के राइट ब्रेन को कनेक्ट कर पाओगे, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस, जब आप इस तरीके से कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बच्चा आपकी बातों को सुनेगा। क्योंकि आपको जब व्हेन द चाइल्ड इज़ इन द मिडिल ऑफ केओस, उसके दिमाग में इमोशनल सुनामी चल रही है, और जब आप बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि वो गलत सोच रहा है, तो इट हैज़ गॉट नो मीनिंग। बच्चे के लिए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसके लिए क्या बोल रहे हो। बट व्हेन यू एक्नॉलेज द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड, भले ही उसकी फीलिंग कैसी भी हो, बट व्हेन यू से कि इट इज़ ओके टू बी सेड, कई बार जब आपने बच्चे की फीलिंग को सही माना, तो एंड माइंड में द फीलिंग इज़ एक्चुअली रियल, वेदर द चाइल्ड इज़ राइट और रॉन्ग, बट द फीलिंग इज़ एक्चुअली रियल। यदि बच्चे ने की कितनी भी गलती हो क्लास में, लेकिन बच्चे को ख़राब फील हो रहा है, सो दैट फीलिंग कैन नॉट बी, दैट फीलिंग इज़ नॉट रॉन्ग। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू एक्नॉलेज द फीलिंग, एंड देन लेटर ऑन, जब बच्चा उसके बाद स्टेबल हो जाए, काम डाउन हो जाए, देन रीडायरेक्ट विद द लेफ्ट। उसके बाद आप अपना पॉइंट रखिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ यहाँ पे कि आप अपना पॉइंट मत रखिए, यू शुड गिव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द चाइल्ड कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बट द फर्स्ट थिंग ऑलवेज इज़ टू कनेक्ट विद द राइट। और राइट से कैसे कनेक्ट होगे? आप बच्चे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह आप अपना टोन कम करिए, सॉफ्ट वॉइस करिए, बच्चे को हक कर सकते हैं, बच्चे को नॉन जजमेंटल वे में जो है आप बच्चे की बात को सुन सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये होता है कि बच्चा आपसे फीलिंग शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन आप पहले से जजमेंटल हो जाते हैं कि गलती तो तूने ही की होगी। सो आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बाद में दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप बच्चे से जो है वो नॉन जजमेंटल वे में कनेक्ट होने की कोशिश करिए। व्हेन यू विल डू दिस, तब आप देखेंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स है बच्चे को समझ में भी आ रहा है प्रॉपर तरीके से, और बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ रही है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, कनेक्ट विद द राइट एंड देन रीडायरेक्ट विद द लेफ्ट। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक ने क्लियर की है कि आपको क्या इसमें नहीं इंक्लूड है। दिस डज नॉट रिकमेंड परमिसिवनेस। हम इसमें बच्चे की सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे की बात को मानना। हम सिर्फ बच्चे की बात को सुन रहे हैं, हम सिर्फ बच्चे की फीलिंग को एक्नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन यदि बच्चा गलत है तो उसको डेफिनेटली हम बताएंगे कि वो कहाँ गलत है, बट दिस इज़ ऑन अ लेटर स्टेज। बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है। लेकिन अक्सर हम ये होता है कि हम फर्स्ट स्टेज पे बच्चे को तुरंत बताने की कोशिश करते हैं कि वो गलत है। सो दिस डज नॉट रिकमेंड्स परमिसिवनेस, एंड दिस इसका और दूसरी चीज़, इसका ये मतलब नहीं होता कि हम जो बच्चा है, द चाइल्ड शुड फॉलो ऑल द रूल्स अबाउट रिस्पेक्ट एंड बिहेवियर इन द हाउस। इसका ये मतलब, मान लीजिए सपोज बच्चा अपने इमोशनल स्टॉर्म में है, लेकिन वो बड़ों का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो मिसबिहेव कर रहा है, सो द चाइल्ड शुड इमीडिएटली बी टेकन आउट ऑफ अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। उसको उस टाइम आप भले ही मत समझाओ, जब बच्चा काम डाउन हो जाए तब समझाओ, लेकिन उस पर्टिकुलर स्थिति से बच्चे को आप वहाँ पर आप बच्चे की फीलिंग को एक्नॉलेज करने की कोशिश मत करिए, बट यू शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो आई एम श्योर कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। मैं इसी बुक के बाकी सारे पॉइंट्स भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा, इसी माइंड मैपिंग के फॉर्म में बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान रहे। एंड आई एम श्योर कि you will enjoy this book and all the lectures which are coming on about this book.
So happy parenting. Enjoy your time with your kids. Have a nice day.